Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to continue our chapter 4th of Geography class 10th. Chapter name is कृषि. आज हम खाद्यान्न फसलों के बाकी बचे हुए टॉपिक को कंप्लीट करेंगे. मोटा अनाज, दालें और आपका मक्का. आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो आइए अपने टॉपिक पर आते हैं. एनसीईआरटी बुक का आप पेज नंबर निकालिए 40. ठीक है. मोटा अनाज किसे कहते हैं? ज्वार, बाजरा और रागी, ये सब किस में आते हैं? मोटे अनाज में. कौन कौन सी चीजें? ज्वार, बाजरा और रागी, ये मोटा अनाज है क्योंकि इसके दाने मोटे होते हैं, इसलिए इनको हम मोटे अनाज में गिनते हैं. यद्यपि इसे मोटा अनाज कहा जाता है, लेकिन इसमें क्या चीज फायदेमंद है? इसमें पोषक तत्वों की, जितने भी हमें पोषक तत्व मिलने चाहिए भोजन में, वो सब यहाँ इन मोटे अनाज में पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ठीक है. इसीलिए सर्दियों में आप देखते हो बाजरे का ज्यादा उपयोग किया जाता है. ये खाद्यान्न फसलें हैं. ज्वार तो हम पशुओं के लिए चारे के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं. बाजरा और जो रागी है ये भी चारे के लिए प्रयुक्त होता है. लोहा, कैल्शियम और ये जो सूक्ष्म पोषक और भूसी है, इसमें अगर हम कहें कि पोषक तत्व कौन कौन से, तो लोहा, कैल्शियम, भूसी होती है पशुओं के चारे के लिए, और इसमें सूक्ष्म पोषक जो धीरे धीरे हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं. ये इसके लिए जो ये मोटा अनाज है, इसके लिए अधिक मात्रा में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती. आर्द्र क्षेत्रों में, जहां पर शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहां पर भी इस तरह की फसलों को आराम से उगाया जा सकता है. जैसे ज्वार के बारे में हम बात करें तो ज्वार जो है ये कहां पर? कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में ये उगाया जाता है. क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आर्द्र और शुष्क है, यहाँ पर पानी की कमी ज्यादा रहती है, इसलिए यहाँ आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये शुष्क आर्द्र नमी वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पर हम इन फसलों को उगा सकते हैं. तीसरा, ये महत्वपूर्ण ज्वार जो है खाद्यान्न फसल में तीसरे नंबर की खाद्यान्न फसल के रूप में इसे गिना जाता है. और सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता इसकी कि ये खरीफ की फसल है. ठीक है. और उसके बाद आता है बाजरा. बाजरा के लिए हम किसी भी मिट्टी में उगा सकते हैं इसको. इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई स्पेशल मृदा चाहिए. काली मिट्टी में भी इसको बोया जा सकता है, जलोढ़ मिट्टी में भी इसको बोया जा सकता है, और दोमट मृदा में भी इसको हम बो सकते हैं. बाजरा जो है सबसे ज्यादा ये होता है राजस्थान में. अगर इसको देखें तो राजस्थान में ये ज्यादा बोया जाता है. उसके बाद ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, इन क्षेत्रों में भी बाजरे की पैदावार होती है. हालांकि इसके लिए सिंचाई की जरूरत पड़ती है. अच्छे बीज डाल सकते हैं सॉरी, उर्वरक बीजों का, आधुनिक यंत्र तंत्रों का प्रयोग करते हुए हम बाजरे की जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं. और ये कौन सी फसल है? खरीफ की. ये भी खरीफ. कहने का तात्पर्य जो भी मोटा अनाज की फसल है वो सब खरीफ में आती है. उसके बाद आता है रागी. रागी जो है ये भी शुष्क प्रदेशों में ही बोया जाता है. कौन से क्षेत्रों में? शुष्क. इस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मोटा अनाज है ये शुष्क और आर्द्र प्रदेशों में ही बोया जाता है. इसके लिए भी किसी भी मृदा का उपयोग हो सकता है. लाल हो सकती है, काली हो सकती है, दोमट हो सकती है, बालू हो सकती है. यानी आप देखेंगे कि जो मोटे अनाज की फसलें हैं सबकी तकरीबन एक जैसी चीजें इसमें जरूरत पड़ती है. और क्षेत्र इसके कौन से हैं? वही क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल,
सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, झारखंड। आप 3-3, 4-4 एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको आदि लिखना पड़ेगा ताकि आपका क्वेश्चन कंप्लीट माना जाए। उसके बाद आते हैं, और ये भी कौन सी फसल में आता है, रागी भी खरीफ की फसल में। कहने का तात्पर्य जितनी भी ये फसलें हैं मोटे अनाज वाली, ये सब खरीफ में होती हैं, और ये आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों में होती हैं। काली, दोमट, जलोढ़ और बालू मिट्टी इनके लिए जरूरी होती है, और अच्छी सिंचाई करके हम इन फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्षेत्र भी तकरीबन वही है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस तरह के इलाकों में, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में ये होती हैं। अब आते हैं दालों पर। दालों को फलीदार फसलें कहा जाता है, क्योंकि ये फसलें फली के रूप में, आप देखते हो दालों को उगाते हैं खेतों में, तो एक फली के रूप में ये निकलती है। चाहे किसी भी तरह की दाल हो, ये फली के रूप में होती है। भारत जो है दालों का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र माना गया है, और सब दालों की विशेषता क्या है कि ये प्रोटीन से युक्त होती हैं। देखिए, डॉक्टर्स लोग भी कहते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन में दाल और जो आपने चावल है इसका खाना अच्छा माना गया है। प्रोटीन युक्त होती हैं दालें, प्रोटीन की कमी को पूरा करती हैं। कोई भी दाल ले लो, तुर की, उड़द की, मूंग की, मसूर की, मटर की, चने की, आप किसी भी दाल को इसमें ले सकते हैं। अरहर एक ऐसी दाल है जो मिट्टी की थोड़ी सी उर्वरा शक्ति को छीन करती है। बाकी सभी दालें वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त करके और जो हमारी मृदा है उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाने में मददगार होती है। जो फलीदार फसलें होती हैं इन्हें आवर्तन में, आवर्तन का मतलब है फसली चक्र में, फसलों के एक फसल को बोते हम, फिर कुछ समय बाद दूसरे फसल का चक्र शुरू हो जाता है, फिर तीसरे का, साल में 2 या 3 फसली चक्र आते हैं, उनके आवर्तन में उनके साथ साथ फसली चक्र के दौरान इनको बोया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि क्षेत्र जो है वो दालों के लिए अति उत्तम है। कम आर्द्रता और शुष्क क्षेत्रों में दालों को उगाया जाता है। 25 से, इसमें तापमान कितना चाहिए दालों के लिए, तापमान चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और वर्षा इसमें चाहिए 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और किसी भी मिट्टी में हम इसको उगा सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल जरूरी नहीं है कि वो इसी मृदा में उगेगा बाकी में नहीं उगेगा। दालें फलीदार हैं और शाकाहारी है, प्रोटीन युक्त है, नाइट्रोजन से हम वायु से नाइट्रोजन को प्राप्त करके और इसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाने में दालें बहुत मददगार है। भारत दालों के मामले में प्रथम नंबर पर आता है, ठीक है। आज हमने खाद्यान्य फसलों में मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी और दालों के बारे में अध्ययन किया है। कल हम इससे अगली फसलों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है वो कृषि से संबंधित है। इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का वर्णन किया गया है। फसलों में क्या क्या भौगोलिक परिस्थितियां होना चाहिए, कि कितनी जलवायु होना चाहिए, कितनी तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए और किन किन क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये 5 पॉइंट आपको सभी को हर कृषि से संबंधित याद होने चाहिए। अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें करा दी हैं आप वो नोट कर लेना। उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके पास भेज दिए जाएंगे। आप उनको एक एक करके अपनी कॉपी में नोट करते रहिए और साथ में याद करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इससे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।